नमस्कार दोस्तों, द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम हिमाल दुर्खीम के द सुसाइड थ्योरी को पढ़ेंगे। उन्होंने द सुसाइड के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। चूंकि द लिशियम प्लेटफॉर्म आपको यूजीसी नेट सोशियोलॉजी, हिंदी और इतिहास विषय के साथ साथ यूपीएससी के लिए भी क्लासें और लेक्चर उपलब्ध करा रहा है, जहां पर यूपीएससी में डॉक्टर फयाज हुसैन आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पढ़ा रहे हैं और समाजशास्त्र आपको मैं पढ़ा रहा हूं। ये मेरा सामान्य परिचय है, आप इसको देख सकते हैं। और हम ज्यादा बात ना करते हुए सीधा दुर्खीम के आत्महत्या के सिद्धांत को समझते हैं कि उन्होंने क्या आत्महत्या के सिद्धांत पे कहा है। ये जो द सुसाइड उनकी बुक है, ये बुक का ओरिजिनल कवर नहीं है, मुझे गूगल पे जो मिला मैंने वहां लगा दिया इसको। तो इस लेक्चर के पहले मैंने दुर्खीम के बारे में जो वो शब्दावली का प्रयोग करते हैं, मैंने उसमें उनसे संबंधित सारी शब्दावलियों पर डिस्कशन किया था और गहराई के साथ डिस्कशन किया था। आप पहले उसको देख लें, इसके बाद इस लेक्चर में आए तो आपको ज्यादा समझ में आए, कोई शब्दावली नहीं लगेगी आपको। क्योंकि हमारा जो वीडियो रहता है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, जो यूजीसी नेट की बिल्कुल प्रारंभ से ही तैयारी कर रहे हैं, एक तो उनको भी ध्यान में रख के हम अपना पढ़ाने का हमारा जो तरीका है उनको भी ध्यान में रखते हैं, और जो पिछले समय से तैयारी कर रहे हैं उनको भी हमें ध्यान में रख के वीडियो बनाना होता है, लेक्चर तैयार करना होता है। तो हमारे लेक्चर थोड़े लेंथी जरूर होते हैं, थोड़े बड़े जरूर होते हैं, लेकिन आपके लिए फायदेमंद होंगे। खैर, हम ज्यादा बात ना करते हुए द सुसाइड थ्योरी जो वो उन्होंने दुर्खीम ने प्रस्तुत की है, हम उसको देखते हैं। हिमाल दुर्खीम ने द सुसाइड थ्योरी प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने 11 देशों का अध्ययन किया। 11 देशों का अध्ययन किया और आत्महत्या के सिद्धांत को वो उन्होंने क्या किया था कि यूरोप के 11 देशों से आत्महत्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया और उन आंकड़ों के आधार पर एक पुस्तक लिखी 1897 में, द सुसाइड। और उन्होंने द सुसाइड को मतलब आत्महत्या को एक सामाजिक तत्व माना या सामाजिक घटना माना। वो आगे लिखते हैं कि आत्महत्या कोई व्यक्तिगत घटना नहीं होती, यह तो समाज के द्वारा की गई व्यक्ति की मौत होती है। यानी उनका कहने का मतलब है कि आत्महत्या करने के लिए व्यक्ति खुद जिम्मेदार नहीं है, यह तो उससे समाज करवा रहा है, और समाज के दबाव के कारण वह क्या कर लेता है, अपनी आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उन्होंने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य माना, सोशल फैक्ट माना आत्महत्या को। तो इसलिए वो कहते हैं कि आत्महत्या सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट है, इसलिए आत्महत्या खुद व्यक्ति नहीं कर रहा है, आत्महत्या समाज उस पर दबाव डाल रहा है, इसलिए वो आत्महत्या कर रहा है। फिर वो लिखते हैं हत्यारा समाज है, व्यक्ति नहीं। हत्यारा कौन है? समाज है, खुद व्यक्ति नहीं। आगे दुर्खीम लिखते हैं कि प्रत्येक समाज में आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है। कहते हैं ऐसा कोई समाज नहीं है जहां आत्महत्या नहीं पाई जाती। फर्क सिर्फ इतना है, अंतर सिर्फ इतना है कि किसी समाज में इसकी दर बहुत उच्च होती है और किसी समाज में इसकी दर कम होती है, लेकिन हर समाज में आत्महत्या जरूर पाई जाती है। तो ये तो उनका थोड़ा सा था कि आत्महत्या से संबंधित कुछ उनके थोड़े से फैक्ट थे। अब हम बात करते हैं कि आत्महत्या है क्या, आत्महत्या का अर्थ क्या है, सुसाइड की मीनिंग क्या है, और वो भी दुर्खीम के शब्दों में। तो दुर्खीम कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा, एक इंडिविजुअल द्वारा सकारात्मक एवं नकारात्मक तरीके से जानबूझकर किया गया जीवन का अंत। जब कोई व्यक्ति सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से अपने जीवन का अंत करता है, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप में होता है, उसे हम आत्महत्या कहते हैं। यहाँ पर दुर्खीम का कहना है कि जब व्यक्ति सकारात्मक तरीके से या नकारात्मक तरीके से अपने जीवन का अंत कर लेता है, जो प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दोनों से संबंधित होता है, उसे हम आत्महत्या कहते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सकारात्मक तरीके क्या है और नकारात्मक तरीके क्या है। नकारात्मक तरीके का मतलब है कि व्यक्ति ने क्या किया, कि यहाँ पर दुर्खीम 4 प्रकार की आत्महत्या बताते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। कि जहर खा लिया, नकारात्मक तरीका, फांसी लगा ली, नकारात्मक तरीका। तो
तो इससे क्या है कि वो सिर्फ विषम परिस्थितियों में अपने साथ अनुकूलन नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने इन रास्तों को चुना जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से उसे मालूम था कि उसके जीवन का अंत हो जाएगा। सकारात्मक रूप से मतलब है उनका कि कोई व्यक्ति सेना में भर्ती हो गया, कोई व्यक्ति सेना में भर्ती हो गया, किसी ने सती सती हो गई कोई महिला, किसी ने जौहर अपना लिया, तो इन्हें भी मालूम है, पर इनके तरीके क्या है, सकारात्मक तरीके। ये देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए, ये किसी समाज के विशेष मूल्यों के लिए शहीद हो गए, ये भी किसी समाज के विशेष मूल्यों के लिए शहीद हो गए। कोई आंदोलनकारी भूख पर बैठा बैठा शहीद हो गया, अनशन पर बैठे बैठे यदि कोई क्रांतिकारी या कोई आंदोलनकारी शहीद हो गए, तो वो भी सकारात्मक तरीका है, ये भी समाज की भलाई के लिए, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये आत्महत्या है। क्या है, ये आत्महत्या है, लेकिन इनके तरीके सकारात्मक है क्योंकि ये समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं। और ये कैसे है, इनडायरेक्टली है, जबकि जो नकारात्मक तरीके होते हैं, फांसी लगा लेना, जहर खा लेना, नस काट लेना, छत से छलांग लगा देना, ट्रेन के सामने आ जाना, हाईवे पर लेट जाना, इत्यादि बहुत सी जो घटनाएं हैं वो कैसी होती है, नकारात्मक होंगी, लेकिन आत्महत्याएं वो भी है। हालांकि हम इस पे ज्यादा डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे, केवल हम उनकी परिभाषा को समझ लेते हैं कि व्यक्ति द्वारा सकारात्मक या नकारात्मक रूप से जानबूझकर किया गया जीवन का अंत, जो प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दोनों से संबंधित होता है, उसे हम आत्महत्या कहते हैं। उन्होंने दुर्खीम है तो दुर्खीम ने 26,000 दुर्खीम ने 26,000 आत्महत्याओं का अध्ययन किया, यानी 26,000 जो लोग खत्म हुए थे, जिन लोगों ने आत्महत्या की थी, उनका अध्ययन किया और उसके आधार पर निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किए। उसके आधार पर उन्होंने क्या निम्न निष्कर्ष दिए कि आत्महत्या की दर प्रत्येक वर्ष लगभग समान रहती है या एक सी ही रहती है, यानी प्रत्येक वर्ष आत्महत्या की जो रेट है वो समान ही रहती है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आत्महत्या अधिक होती है, यानी गर्मियों में आत्महत्या की दर अधिक हो जाती है। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में आत्महत्या अधिक होती है। कम आयु वालों की अपेक्षा अधिक आयु वालों में आत्महत्या की दर अधिक होती है। फिर वो लिखते हैं कि कैथोलिक धर्म के मानने वालों की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वालों में आत्महत्या की दर अधिक होती है। अविवाहित, विवाह विच्छेद, पृथक, विधवा, विधुर लोगों में विवाहितों की अपेक्षा आत्महत्या की दर कैसी होती है, अधिक होती है। कुल मिला के वो कह रहे हैं कि प्रत्येक समाज में आत्महत्या होती है, आत्महत्या की दर लगभग प्रत्येक वर्ष समान ही रहती है। गर्मियों में आत्महत्या अधिक होती है, पुरुषों में आत्महत्या स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है, अधिक आयु वाले व्यक्ति आत्महत्या अधिक करते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले आत्महत्या अधिक करते हैं बशर्ते कैथोलिक धर्म के मानने वाले। और अविवाहित यानी एकांत जीवन जीने वाले व्यक्तियों में आत्महत्या की दर अधिक होती है अपेक्षाकृत विवाहित जीवन जीने वालों। तो यहाँ से हमें लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। उन्होंने 26,000 जो आत्महत्याओं का अध्ययन किया था, उसके आधार पर ये निष्कर्ष प्रस्तुत किए थे। आगे हम चलते हैं, आत्महत्या के प्रकार। हमारे दुर्खीम 4 प्रकार की आत्महत्याएं बताते हैं। पहली वो बताते हैं ईगोइस्टिक। ईगोइस्टिक का मतलब होता है अहमवादी आत्महत्या। अल्ट्रुइस्टिक परार्थवादी। एनोमिक विसंगति मूलक आत्महत्या। भाग्यवादी आत्महत्या। तो इमाल दुर्खीम कहते हैं कि समाज में 4 प्रकार की आत्महत्याएं पाई जाती हैं। ये भी उन्होंने जो कैटेगराइजेशन किया, जो आत्महत्याओं का प्रकार बताया, वो 26,000 केस स्टडी यानी 26,000 आत्माओं के अध्ययन के आधार पर उन्होंने ये बताया। कहते हैं ईगोइस्टिक सुसाइड होती है, और ईगोइस्टिक सुसाइड जो अहमवादी आत्महत्या होती है, और अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड परार्थवादी आत्महत्या होती है, एनोमिक सुसाइड यानी विसंगति मूलक आत्महत्या होती है, और फैटलिस्टिक सुसाइड यानी भाग्यवादी आत्महत्या होती है। इनको हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट बना रहा हूं, आप उसको समझने की कोशिश करें। ये प्लस सॉरी ये माइनस,
ये प्लस और ये माइनस। यहां पर हम देखेंगे कि इसमें जो है आपका एकीकरण है, एकीकरण यानी इंटीग्रेशन। यहां पर जो है आपका वो है नियमन, नियमन। यदि समाज में नियमन अधिक है, यदि समाज में एकीकरण अधिक है, यदि समाज में एकीकरण अधिक है तो वहां पर परार्थवादी आत्महत्या होगी। यदि समाज में एकीकरण कम है तो वहां पर अहमवादी ईगोइस्टिक अहमवादी आत्महत्या अधिक होगी। यदि समाज में रूल्स रेगुलेशन अधिक है तो वहां पर भाग्यवादी आत्महत्या भाग्यवादी आत्महत्या अधिक होगी। यदि समाज में रूल्स रेगुलेशन कम है और तो वहां पर विसंगति मूलक आत्महत्या अधिक होगी। अब हम देखेंगे एकीकरण के आधार पर, क्योंकि वो आत्महत्याएं कितने प्रकार की बताते हैं, 4 प्रकार की बताते हैं सुसाइड को। और सुसाइड 4 प्रकार की कौन सी है, एक तो ईगोइस्टिक सुसाइड है और एक अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है। ये दोनों विपरीत समाज के उदाहरण है। अगर अहमवादी आत्महत्या हो रही है तो ये मॉडर्न सोसाइटी में होगी, और अगर परार्थवादी आत्महत्या होगी तो ये ट्रेडिशनल सोसाइटी में होगी, परंपरागत समाज में होगी। अहमवादी आत्महत्या और परार्थवादी आत्महत्या का एक कारण है एकीकरण की कमी। एकीकरण किसके साथ, समाज के साथ एकीकरण, समाज के साथ तारतम्यता में कमी। नियम, यदि समाज में रूल्स रेगुलेशन बहुत हार्ड है, व्यक्ति समाज की परंपराओं, प्रथाओं, मूल्यों, रीति रिवाजों, प्रतिमानों से हटकर कार्य नहीं कर पा रहा है, उनके दबाव में कार्य कर रहा है, और यदि नियमन बहुत ज्यादा हो गया है समाज में तो वहां पर भाग्यवादी आत्महत्या होगी। और यदि समाज में नियमन कम हो गया है तो वहां पर एनोमिक सोसाइटी होगी, यानी वहां पर विसंगति मूलक आत्महत्या होगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, हमें 2 चीजें याद रखनी है, एक तो नियमन और एक एकीकरण। यदि एकीकरण अधिक है तो परार्थवादी आत्महत्या होगी, यदि एकीकरण कम है तो ईगोइस्टिक आत्महत्या होगी, अहमवादी आत्महत्या होगी। यदि नियमन बहुत ज्यादा है तो भाग्यवादी आत्महत्या होगी, यदि नियमन बहुत कम है, यदि नियमन कम है तो वहां पर विसंगति मूलक या एनोमिक सुसाइड होगी। तो यहाँ पे मैंने अभी मोटा मोटा आपको समझा दिया है एक चार्ट के माध्यम से, जो उनकी 4 आत्महत्याएं थी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम इनको डीप से पढ़ेंगे कि वो अहमवादी आत्महत्या किसको कहते हैं, भाग्यवादी आत्महत्या किसको कहते हैं, उनके उदाहरण के तहत आज पूरा कंप्लीट सुसाइड का जो वीडियो है, आपको इसको पढ़ने के बाद हमें लगता है कि और दूसरे चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो अहमवादी आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या को ईगोइस्टिक सुसाइड कहते हैं, व्यक्तिवादी आत्महत्या भी कहते हैं और अहमवादी आत्महत्या भी कहते हैं, स्वार्थपरक आत्महत्या भी। तो ये हिंदी के नाम है, कभी यूजीसी नेट में ईगोइस्टिक, इंग्लिश में तो एक ही आएगा, लेकिन हिंदी में इनमें से किसी एक का चुनाव करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अहमवादी व्यक्ति स्वाभिमानी बहुत होता है, वह समाज से ऊपर अपने को मानता है, स्वयं के अहम के प्रबल होने के कारण यह व्यक्ति समाज के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाता। अब यहां से समझना, परिणाम स्वरूप इस व्यक्ति का जीवन अपेक्षाकृत एकांकी, तिरस्कृत हो जाता है। व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना के बीच की खाई चौड़ी हो जाती है। यहाँ पर समझिए, समझने का प्रयास कीजिए कि अहमवादी व्यक्ति स्वाभिमानी बहुत हो, इसमें स्वाभिमान की मात्रा अधिक हो जाती है। जिस व्यक्ति में क्या होता है, अहम, मैं ही सब कुछ, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं, केवल मैं, वह समाज से अपने आप को ऊपर समझने लगता है। वो कहते समाज के रूल्स रेगुलेशन से हमें क्या मतलब है, स्वयं के प्रबल होने के कारण वो अपने आप को प्रबल होने का दावा करता है। स्वयं के प्रबल होने के कारण वो समाज के साथ तारतम्यता नहीं बैठा पाता है, समाज के साथ अनुकूलन नहीं कर पाता है। तो क्या होता है परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति जीवन, उस व्यक्ति का जीवन अपेक्षित, एकांकी और तिरस्कृत होने लगता है। ठीक है,
फिर दुर्खिम आगे कहते हैं, और उस व्यक्ति की क्या होती है, व्यक्तिगत चेतना, जो उसकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है और जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उनके बीच की जो खाई है वो और चौड़ी हो जाती है। दुर्खिम के अनुसार इस प्रकार की आत्महत्या उस समय घटित होती है जब व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि जिस समूह का वह सदस्य है, वह समूह उसका तिरस्कार, बहिष्कार एवं अवहेलना कर रहा है। तभी तो व्यक्ति ईगोइस्टिक सुसाइड करेगा कि समाज से उसका कोई लेना देना नहीं है, समाज उस पर तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति में क्या था, अहम था। ऐसी स्थिति में उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है, आहत पहुंचता है, और उसमें यह भावना पनप जाती है कि दुनिया में उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आत्महत्या कर लेता है। जब व्यक्ति, मैं एक उदाहरण के तहत आपको समझा रहा हूँ कि आप एक मॉडर्न सोसाइटी में, हम सब अभी एक मॉडर्न सोसाइटी में, जो शहरी समाज में रह रहे हैं वो एक मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं। मान के चलो कहीं एक आप फ्लैट लेके रह रहे हैं, कहीं आप किराए पे रह रहे हैं, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में या बड़े जो मेगा सिटीज शहरों में रह रहे हैं, तो हमें लगता है कि बगल वाले फ्लैट में किसी की मृत्यु भी हो गई, तो आप अपने फ्लैट में केक काटते रहते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कि बगल में क्या हुआ। और बगल में अगर यहाँ इस फ्लैट में कुछ हो गया तो बगल वाले को फर्क नहीं पड़ता है। बगल में गमी है तो उसे फर्क नहीं पड़ रहा है, बगल में खुशी है तो उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपका ऑफिस का टाइम था, आप सीधे निकल गए, आप पे किसी पर मुसीबत आई, आपने किसी का सहायता नहीं दी। जब आप पर मुसीबत आती है तो कोई व्यक्ति आपको भी सहारा नहीं देता है। तो इसमें क्या होता है कि समाज और आप दोनों लोग अनुकूलन नहीं कर पा रहे, आप समाज के साथ और समाज आपके साथ। यहाँ पर व्यक्तिगत चेतना आती है। आप कह रहे थे सिर्फ मैं और मेरा पैसा, मेरा स्टेटस, मैं ही सब कुछ हूँ, समाज के ऊपर आप अपने आप को समझ रहे थे। इसलिए समाज और आप में क्या हो रहा था, अब अनुकूलन नहीं हो रहा है, तारतम्यता नहीं बैठ पा रही है। तो ऐसी स्थिति में जब आप पर विपत्ति आई, जब आप पर समस्या आई, तो समाज ने आपका साथ नहीं दिया और आप अपने आप को तिरस्कृत, बहिष्कृत और अवहेलना युक्त समझ रहे थे, आप अपने आप को मार्जिनलाइज समझ रहे थे। तो आपने अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। आप अपनी आत्मरक्षा के लिए खुद अपने जीवन को जानबूझकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर लेते हैं, अंत कर लेते हो। इसको आत्महत्या कहते हैं। आगे दुर्खिम लिखते हैं कि जब व्यक्ति या समाज के मध्य संबंध ढीला हो जाता है, जब जो व्यक्ति और समाज के जो मध्य संबंध है उनमें मजबूती नहीं रहती है, वो कैसे हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। तो व्यक्ति, समाज, समूह अपने को उखाड़, वो व्यक्ति क्या समझता है, वो व्यक्ति समाज या समूह से अपने को उखड़ा हुआ, अपने को अलग थलग महसूस करता है। उसे यह लगने लगता है कि वह समूह या समाज से, उस समूह या समाज में उसका कोई नहीं है। इस स्थिति में वह व्यक्ति आत्महत्या कर ले। मैं ऊपर यह बात आपको समझा चुका हूं जो यहाँ पर लिखी है। आगे हम देखते हैं, दुर्खिम ने आगे और बताया इसका मूल कारण क्या है, व्यक्ति का अहम है। जब व्यक्ति अपने समूह या समाज से घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाता, जब अपने समूह से, समाज से आप घनिष्ठ संबंध नहीं रखोगे, समुदाय से, परिवार से, तो आपको क्या हो जाएगा, अहम ज्यादा आ जाएगा। व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ को ही सर्वोपरि रखता है। मैं ये सारा सब कुछ बता चुका हूँ। तो उसे अहम कहते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को ही सर्वोपरि समझने लगता है तो उसे हम अहम कहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने समूह या समाज से अलग थलग महसूस करता है, क्योंकि वह अहम की भावना से ग्रसित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज नहीं कर सकता और ना ही उसके ऊपर समाज का कोई उत्तरदायित्व है। ऐसी स्थिति में वह निराश होकर आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, वही सब चीजें हैं जो मैंने आपको बताई कि जब व्यक्ति और समाज के मध्य जो सामाजिक, मैंने आपको जो ग्राफ में बताया था, ऊपर ग्राफ की बात करें, जब व्यक्ति और समाज में, हम ईगोइस्टिक की बात कर रहे हैं इस वाले की, जब व्यक्ति में, यानी एक व्यक्ति में और समाज में एकीकरण अच्छे से नहीं बैठ पा रहा है, इनमें तारतम्यता नहीं बैठ पा रही है, मूल्यों के साथ एक दूसरे से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या कर ले रहा है, ईगोइस्टिक सुसाइड कर लेता है। ईगोइस्टिक सुसाइड तो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर थोड़ा सा और लिखा है, वही कि विवाहितों की अपेक्षा अविवाहितों में जो आत्महत्या की दर है वो अधिक पाई जाती है, क्योंकि अविवाहितों के साथ सामाजिक एवं भावनात्मक
दोनों दृष्टिकोणों का अभाव होता है, इसलिए उनमें आत्महत्या की दर अधिक होती है। फिर वो आगे जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूं कि तलाक प्राप्त स्त्रियों की अपेक्षा तलाक प्राप्त मर्दों में या पुरुषों में आत्महत्या की दर अधिक होती है, क्योंकि तलाक प्राप्त पुरुषों में अनुशासनहीनता अधिक बढ़ जाती है। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति में दूरी बढ़ जाने के कारण अहम का तीव्र विकास हो जाता है और वह अपना सुसाइड कर लेते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि अगर तलाक प्राप्त एक स्त्री है और एक पुरुष है तो पुरुषों में आत्महत्या की दर अधिक होती है, वो भी कैसी, अहमवादी आत्महत्या अधिक हो जाती है, क्योंकि वह समाज के साथ अनुकूलन नहीं कर पाते, अनुशासनहीनता अधिक बढ़ जाती है। फिर आगे वो लिखते हैं, यहाँ पर एक और फैक्ट है कि शांति के समय में, यानी जब समाज में ना कोई युद्ध है ना कोई सामान्य स्थिति में चल रहा है, तब आत्महत्या की दर अधिक होती है, जबकि युद्ध के समय में कम होती है। दुर्खीम के अनुसार अहम की स्थिति तब उत्पन्न होती है, ये देखो, दुर्खीम के अनुसार अहम की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति और समाज में संतुलन बिगड़ जाता है। यही बात मैं जब से समझाते हुए आ रहा हूं और अब हमें लगता है आपको समझ में आ चुकी होगी कि ईगोइस्टिक सुसाइड मॉडर्न सोसाइटी में होती है, और ये कब होती है, जब व्यक्ति का मैं ऊपर हो जाता है और वह समाज के साथ क्या तारतम्यता या अनुकूलन नहीं बिठा पाता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर लेता है, अपने जीवन का अंत कर लेता है। और इस प्रकार किया गया अंत, उसका कारण ये है, मैं और समाज के बीच क्या है, संबंध अच्छे नहीं है, समाज में एकीकरण नहीं है, अपने जीवन का अंत कर लिया। तो इस प्रकार के अंत को हम अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब दुर्खीम जी कह रहे हैं। तो अहमवादी आत्महत्या आपको समझ में आ गई होगी, उसके कुछ उदाहरण भी मैंने यहाँ बताए हैं। मॉडर्न सोसाइटी में ये स्थिति बनती है। फिर हम चलते हैं परार्थवादी आत्महत्या की। परार्थवादी आत्महत्या जब होती है जब समाज में सामाजिक, व्यक्ति और समाज, यानी व्यक्ति और समाज के बीच सामाजिक एकीकरण बहुत ज्यादा हो जाए। देखो हम इसमें पढ़ते हैं तो परार्थवादी होते हैं। परार्थवाद का पहले अर्थ समझो, अल्ट्रुइस्टिक फीलिंग होती है जब हम देखते हैं कि कोई एक परिवार होता है, परिवार में कोई एक व्यक्ति कमाने वाला है और वो इतना कमाता है कि परिवार के अन्य सदस्यों की पूर्ति कर सकता है। तो वो पूर्ति क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें अल्ट्रुइस्टिक भावना है परिवार के लिए। परार्थवाद है, परार्थवाद का मतलब होता है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की अनदेखी करता हुआ समाज के किसी सदस्य, समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, अपनी आवश्यकताओं की अवहेलना करके समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे और अपना जो कुछ है सब निछावर कर दे, तो हम उसे परार्थवाद कहते हैं। अब यहाँ पर दुर्खीम कह रहे हैं कि जब व्यक्ति समाज समूह से इतना घुल मिल जाता है कि वह अपने को समाज से अलग नहीं कर पाता, बल्कि सामाजिक हितों में ही अपना हित समझने लगता है, तो हम इसे परार्थ की भावना का विकास उसमें बहुत अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब समूह पर विसंगत विपत्ति आती है तो वह समाज के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाता है। दूसरे मिला के ये कह रहे हैं कि व्यक्ति और समाज में बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध है। जब समाज पर कोई विपत्ति आ रही तो व्यक्ति जानबूझकर समाज की रक्षा के लिए अपने जीवन का अंत कर ले रहा है। तो इस प्रकार की जो आत्महत्या है वो परार्थवादी आत्महत्या है, क्योंकि वो अपने जीवन को निछावर कर दे रहा है समाज की मूल प्रथा परंपरा की रक्षा के लिए, समाज को बनाए रखने के लिए। हम इसको और भी समझते हैं। दूसरे शब्दों में परार्थवादी आत्महत्या उस स्थिति की देन है, उस परिस्थिति के देन है जब व्यक्ति का अपने समूह से या अपने मूल्यों से घनिष्ठ संबंध होता है। यानी आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति और समाज एक दूसरे से बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं, इनमें एकीकरण की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में परार्थवादी आत्महत्या होती है। व्यक्ति को अपने मूल्यों की अपनी चिंता नहीं रहती है, उसे समाज की चिंता रहती है और वो समाज के भले के लिए अपना सब कुछ लुटा देता है। अल्ट्रुइस्टिक फीलिंग आ जाती है, उसमें परार्थवाद आ जाता है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा यह समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय समाज में सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए स्त्रियों द्वारा, महिलाओं द्वारा
स्त्रियों के द्वारा पति की चिता के साथ सती हो जाना परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है। अब ये जो स्त्री थी, ये जो महिलाएं थी, ये अपने शौक के लिए यहाँ पर सती नहीं हो रही थी, ये सामाजिक मूल्यों को बचाने के लिए सती हो रही थी। लेकिन सती हो रही थी तो उसका उन्हें पता था कि मेरे जीवन का यह अंत हो जाएगा। सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से जानबूझकर किया गया जीवन का अंत ही तो आत्महत्या है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से जुड़ा होता है। तो वो कह रहा है भारतीय समाज में जब स्त्रियां अपने पति की चिता के साथ ही अपने जीवन का अंत कर लेती हैं, तो वो इसलिए कर लेती हैं ताकि समाज के मूल्यों को बनाया जाए और बनाया रखा जा सके। और इस प्रकार की आत्महत्या अर्थवादी आत्महत्या होती है। व्यक्ति व समाज के बीच अधिक लगाव का परिणाम है यह जो आत्महत्या है, यह जो अल्ट्रुइस्टिक आत्महत्या है, यह जो परार्थवादी आत्महत्या है, यह किसका परिणाम है? ये व्यक्ति और समाज के बीच अधिक संबंधों की जटिलता का परिणाम है। आगे दुर्खीम लिखते हैं, परार्थवादी आत्महत्या कई बार सुखवादी आत्महत्या भी होती है, क्योंकि व्यक्ति को ऐसा करने से सुख मिलता है, क्योंकि वह व्यक्ति समाज की भले के लिए ऐसा कर रहा है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो समुदाय के हितों के लिए स्वयं की जान निछावर कर देते हैं, जैसे सैनिक देश की रक्षा के लिए जान निछावर कर दिए, तो ये भी तो आत्महत्या ही है ना। खैर आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको हमें लगता है अहम परार्थवादी आत्महत्या, ये अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड आपको समझ में आ गई होगी। अहमवादी आत्महत्या आधुनिक समाजों में पाई जाती है। इन्होंने लिखा है कि अहमवादी आत्महत्या आदिम और असभ्य समाजों में नहीं पाई जाती है। इसका मतलब है कि आधुनिक समाजों में पाई जाती है, मॉडर्न सोसाइटी में पाई जाती है। इन समाजों में जो आदिम समाज है, सभ्य समाज है, प्रारंभिक समाज है, इन समाजों में परार्थवादी आत्महत्या होती है। देश के लिए प्राण निछावर करना, ये उदाहरण है परार्थवाद के। देश के लिए प्राण निछावर करना, शहीद हो जाना, सती हो जाना, जोहर प्रथा को अपना लेना, प्रेम में असफल होने पर आत्महत्या कर लेना, ये सब आत्महत्याएं कैसी हैं? ये परार्थवादी परार्थवादी अल्ट्रुइस्टिक आत्महत्या। हमें लगता है दोनों प्रकार की आत्महत्याएं आपको समझ में आ गई होंगी। इगोइस्टिक सुसाइड क्या होती है, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड क्या होती है, और ये दोनों जो होती हैं जब समाज में एकीकरण अगर अधिक हो गया। आप तो इतना ही याद रखो यूजीसी नेट के लिए, यदि समाज में एकीकरण की मात्रा अधिक हो गई तो परार्थवादी आत्महत्या हो जाएगी। यदि समाज में एकीकरण की मात्रा कम हो गई तो वहां पर ईगोइस्टिक सुसाइड हो जाएगी। ठीक है। और सुसाइड के बारे में दुर्खीम कहते हैं 26,000 आत्महत्याओं का अध्ययन किया, तब उन्होंने वो निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष में आपको बता चुका था कि गर्मियों में आत्महत्या अधिक होती है, अविवाहितों में आत्महत्या अधिक होती है, अधिक आयु वालों में आत्महत्या अधिक होती है, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वालों में आत्महत्या अधिक होती है, पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा आत्महत्या अधिक होती है। खैर अब हम पढ़ते हैं आत्महत्या का तीसरा प्रकार, जिसे हम कहते हैं विसंगति मूलक आत्महत्या, मानक शून्यता या प्रतिमान मूलक। ये सारे हिंदी में यूजीसी नेट में कभी भी आपको ये शब्द रख सकता है, इसलिए इन शब्दों से बचने के लिए आप तो केवल एनोमिक सुसाइड याद रखो, इनको भी याद रखो लेकिन एनोमिक को भी याद रखो। अब हम देखते हैं विसंगति मूलक आत्महत्या क्या होती है। विसंगति कब आती है इसको समझ लेते हैं। अस्वाभाविक आत्महत्या, इसको हम अस्वाभाविक भी आत्महत्या कहते हैं। विसंगति मूलक आत्महत्या का मतलब है जब समाज में सामाजिक मूल्यों में एकाएक परिवर्तन हो जाता है, समाज में कोई एकाएक परिस्थिति आ जाती है और उस परिस्थिति के साथ समाज में रह रहे व्यक्ति अनुकूलन नहीं कर पाते हैं, समाज के साथ तारतम्यता नहीं बिठा पाते, तो इस स्थिति में जो घबरा जाते हैं वो अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। और इस प्रकार किया गया अंत अस्वाभाविक आत्महत्या या एनोमिक सुसाइड कहलाती है, क्योंकि एनोमिक जो सुसाइड हो रही है वो समाज में आए एकाएक परिवर्तनों के कारण हो रही है। समाज में जो आपका नियमन था वो नियमन कैसा हो गया, कमजोर हो गया, और इस कमजोर नियमन में जो व्यक्ति अनुकूलन नहीं कर पाया उसने अपने जीवन का अंत कर लिया। और यही अंत, यही सुसाइड क्या कहलाती है, एनोमिक सुसाइड कहलाती है, विसंगति मूलक आत्महत्या कहलाती है। चलो हम इसको दुर्खीम के शब्दों में पढ़ लेते हैं। अस्वाभाविक आत्महत्या वह है
जो कि व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप अस्वाभाविक परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के कारण घटित होती है। और भी स्पष्ट, वही मैं कह रहा था कि अस्वाभाविक परिस्थितियों के कारण क्या हो गया, अस्वाभाविक परिस्थिति आई और व्यक्ति उनके साथ अनुकूलन नहीं कर पाया, जीवन का अंत कर लिया। और भी स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो इस प्रकार की आत्महत्या उस समय होती है जब व्यक्ति के जीवन परिस्थिति में अस्वाभाविक रूप से कोई परिवर्तन आ जाता है, उसे पता नहीं रहता है, एकाएक कोई परिवर्तन आ जाता है और व्यक्ति को उससे अनुकूलन करना होता है। यदि व्यक्ति यह अनुकूलन करने में असफल होता है तो उसकी मानसिक तनाव, यदि वो अनुकूलन नहीं कर पाया तो उसके मानसिक तनाव और अशांति का अनुभव करता है, वो उसका मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है और वह अशांति का भी अनुभव करता है और उससे अपने को विमुक्त करने के लिए, इस मानसिक तनाव और इस अशांति से विमुक्त करने के लिए अपने जीवन का अंत कर लेता है। और इस प्रकार किया गया जीवन का अंत क्या कहलाता है, एनोमिक सुसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, अहमवादी आत्महत्या कहलाती है। इस आत्महत्या का मूल कारण समाज में नियमहीनता की दशा है। समाज में जब नियमहीनता अधिक होती है तो वहां पर एनोमिक सुसाइड होती है। किसी जन समुदाय द्वारा नियम तोड़कर नियमहीनता की दशा उत्पन्न करना विसंगति कहलाता है। यहाँ पे विसंगति की ये परिभाषा दे दी कि नियम जब ढीले पड़ जाते हैं तो ऐसी दशा को हम विसंगति कहते हैं। आगे दुर्खीम का कहना है कि विसंगति की स्थिति भी लोगों को आत्महत्या करने, यानी जब विसंगति की स्थिति आ जाती है तो ऐसी अवस्था में लोग आत्महत्या कर लेते हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पूर्णतः स्वावयवी औद्योगिक समाज या जटिल समाजों की विशेषता है क्या, एनोमिक सुसाइड। एनोमिक सुसाइड कहाँ पर होती है, मॉडर्न सोसाइटी में होती है। और मॉडर्न सोसाइटी को वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी युक्त सोसाइटी वो कहते हैं समाज में सॉलिडरिटी दो प्रकार की होती है। सॉलिडरिटी, एक मैकेनिकल सॉलिडरिटी और एक ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। तो वो कहते हैं कि मैकेनिकल जो सॉलिडरिटी होती है ये आपके ट्रेडिशनल समाज में होती है, ये आपके परंपरागत समाजों में होती है। जो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी होती है ये आपके मॉडर्न समाज में होती है। कहते हैं लोग जो परंपरागत समाज में होते हैं वहां यंत्रवत रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जो यहाँ पर जो आधुनिक समाज होते हैं यहाँ पर लोग सावयव के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और यह सावयव के रूप में अलग अलग अंगों से जुड़े होते हैं। फिर वो आश्रम पे चले जाएंगे। यहाँ पर इतना ही समझो कि ये मॉडर्न सोसाइटी है। मॉडर्न सोसाइटी जो आपकी मैकेनिकल सॉलिडरिटी है वो आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटी में होती है, और जो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी है वो आपके मॉडर्न सोसाइटी में होती है। तो वो कह रहे हैं कि एनोमिक सुसाइड आपके आधुनिक समाजों की विशेषता है। जहां पर सावयवी औद्योगिक समाज होते हैं वहां पर एनोमिक सुसाइड होती है, क्योंकि सावयवी औद्योगिक समाजों में परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन एकाएक होता है, एकाएक परिवर्तन होता है। शेयर बाजार एकदम ऊपर चला गया, खुशी शेयर बाजार एकदम नीचे चला गया और वो विषम परिस्थिति के साथ अपना अनुकूलन नहीं कर पाया, शेयर बाजार के नीचे गिरने से, और अपने जीवन का अंत कर लिया। तो यह आधुनिक औद्योगिक समाजों की विशेषता है। विसंगति की स्थिति समाज में एकाएक क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जब समाज में एकाएक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, क्रांति का मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाते हैं। क्रांति का मतलब होता है कोई एक व्यवस्था थी और उस व्यवस्था का पूर्ण रूप से परिवर्तन। दो चीजें होती हैं, एक व्यवस्था में परिवर्तन होता है, एक व्यवस्था का परिवर्तन होता है। यदि व्यवस्था में परिवर्तन हुआ तो वो क्रांति नहीं है, यदि व्यवस्था का परिवर्तन हो गया तो वो क्रांति है। तो वो यही कह रहे हैं कि विसंगति की स्थिति में समाज में एकाएक क्रांतिकारी परिवर्तन होने के कारण जो स्थिति बनती है उस स्थिति के साथ जब व्यक्ति अनुकूलन नहीं कर पाता है, अनुकूलन नहीं बैठा पाता है, कार्यक्षमता नहीं बैठा पाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। आगे वाला उदाहरण देखो, फसल नष्ट होने पर किसानों के द्वारा की जाने वाली आत्महत्या। जब फसल नष्ट हो जाती है तो जो किसान आत्महत्या कर लेते हैं उसे हम
एकोनॉमिक सुसाइड कहते हैं। फैक्ट्री बंद हो जाने पर मजदूरों के द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, परीक्षा में असफल हो जाने के कारण विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, दहेज दहेज प्रथा को देखते हुए गरीब पिता की लड़की ने अपने पिता की परेशानियों से मजबूर होकर अपने जीवन से अंत कर लिया। इसे भी हम एनोमिक या नियमहीनता युक्त समाज कहते हैं। और ऐसी इस प्रकार इन कारणों के द्वारा की गई आत्महत्या विसंगति मूलक आत्महत्या कहलाती है। देखो लास्ट वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। अभी के मैं वर्तमान समाज की बता रहा हूँ कि दहेज प्रथा खूब चल रहा है। तो दहेज प्रथा और गरीब पिता ने लड़की की शादी करने के लिए दहेज की व्यवस्था करने लगे और ये एकाएक परिवर्तन आया। पहले उसके परिवार में जिसमें वो बच्ची थी वो पिता थे, ऐसी विषम परिस्थिति नहीं थी, इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन शादी करना था, समाज में दहेज अनिवार्य था। तो उसके पिताजी बहुत परेशान होने लगे और बच्ची पर देखा नहीं गया, उसने अपने जीवन का अंत कर लिया, जानबूझकर जीवन का अंत कर लिया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जीवन का अंत कर लिया, सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से जीवन का अंत कर लिया। तो इस प्रकार की आत्महत्या एनोमिक सुसाइड हो जाती है, क्योंकि उस पर एक एकाएक परिवर्तन आया, एकाएक परिस्थिति बनी और वह उसके साथ अनुकूलन नहीं कर पाई बच्ची। पिताजी की जो परेशानियां थी उस पर नहीं देखा गया और उसने अपने जीवन का अंत कर दिया। तो इस प्रकार का अंत उसका क्या कहलाएगा? एनोमिक समाज के कारण हो जाएगा। और ये वो सुसाइड करना चाहती नहीं थी बच्ची, वो तो कौन करवा रहा है? समाज करवा रहा है, समाज ही सब कुछ है। तो व्यक्ति क्या करता है? ये समाज निर्धारित करता है। और आत्महत्या एक सोशल फैक्ट है और ये सोशल फैक्ट बाध्यता मूलक दबाव डाल रहा है, व्यक्ति की चेतना से बाहर है। और इन सब के कारण, इन सबके दबाव के कारण व्यक्ति क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है, अपने जीवन का अंत कर लेता है। आगे हम देखते हैं भाग्यवादी आत्महत्या। भाग्यवादी जो आत्महत्या होती है ये चौथे प्रकार की आत्महत्या है। इमाल दुर्कीम की आत्महत्या है। इमाल दुर्कीम की आत्महत्या नहीं, इमाल दुर्कीम ने चौथे प्रकार की आत्महत्या बताई है जो समाज में। इस आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारक अधिक नियंत्रण, समाज में जब अधिक कंट्रोल हो जाता है, अधिक आदर्शवादिता की स्थिति हो जाती है, कठोर नियम पालन होते हैं, जिससे तंग आकर व्यक्ति क्या कर लेता है? अपने जीवन का अंत कर लेता है। देखो मैंने ऊपर एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट में हमने यहाँ पर नियमन लिखा था। क्या लिखा था? नियमन। नियमन यानी रूल्स रेगुलेशन जब अधिक होते हैं तो वहां पर क्या होती है? भाग्यवादी आत्महत्या हो जाती है। अधिक रूल्स रेगुलेशन हो गए ना वहां पर, तो अधिक रूल्स रेगुलेशन के कारण व्यक्ति अपने जीवन का अंत कर लेता है। अधिक नियंत्रण हो गया, अधिक आदर्शवादी स्थिति हो गई। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका ये वाला। इस तरह कोई गुलाम भी अपने मालिकों के अत्याचार से तंग आकर अपने जीवन का अंत कर लेता है। यानी गुलाम द्वारा किया गया अपने जीवन का अंत क्या कहलाता है? भाग्यवादी आत्महत्या। और दूसरा उदाहरण भारतीय संदर्भ में है, ये भी अच्छा है कि एक स्त्री है जो संतानहीन है और समाज उसे दूसरा बच्चा उत्पन्न करने की इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि वह किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं कर पा रही है और वो बच्चा पैदा करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में निसंतान जीने के बदले वह क्या करती है? आत्महत्या कर लेती है। इसको साधारण शब्दों में समझो कि एक स्त्री है जो संतानहीन है, उसके पुरुष से उसके जो पति है उससे उसके बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन वो दूसरे पुरुष से भी संबंध स्थापित नहीं कर पाती और बिना बच्चे की भी नहीं रह पाती, क्योंकि उसे लोग तरह तरह के ताने देते हैं। तो वह इस स्थिति में क्या करती है? तारतम्यता नहीं बैठा पाती है, नियमों के साथ नहीं चल पाती है। तो वो कहती है ऐसे कलंकित जीवन जीने से अच्छा है मैं अपने जीवन का ही अंत कर लेती हूँ। तो यहाँ पर भाग्यवादी आत्महत्या समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर नियम बहुत ज्यादा है, आदर्श बहुत ज्यादा है और आपकी अधिक नियंत्रण के कारण व्यक्ति दबाव में आकर अपने जीवन का अंत कर लेता है। अब ये लाइन देखो, मैंने रेड कलर में इसको किया है तो इसमें कुछ खास है। व्यक्ति समाज की प्रतिछाया मात्र है, यानी समाज जैसा होगा व्यक्ति का व्यक्तित्व वैसा होगा। व्यक्ति वही करता है जो समाज उसे करने के लिए विवश करता है। तुम कुछ नहीं हो, सब कुछ क्या है? समाज है। समाज ही सब कुछ है, समाज ही देवता है, समाज सुई जनरस है।
यानी हम कुछ नहीं है, सब कुछ निर्धारित करने वाला कौन है? समाज है। मान के चलो मैं आज एक एमपी में रह रहा हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ, तो हमें यहाँ की कल्चर हमें अच्छा लगता है। यदि हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, उत्तर दक्षिण राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में चले जाएंगे, तो वहां का खाना पीना, रहना, प्रथा हो रहना, वहां के ट्रेडिशन, कल्चर, मूल, हमें ये सब पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा जन्म इस समाज में हुआ है, हमें इस समाज ने अपने हिसाब से बना दिया है। और जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ है, तो वो इस समाज का प्रतिबिंब होगा, इस समाज की कार्बन कॉपी होगी। ठीक है, इस समाज की कॉपी होगी, वो फोटो कॉपी, कार्बन कॉपी होगी यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा जन्म हुआ, तो मैं यहाँ पर, यहाँ यहाँ इसका व्यक्तित्व मेरा इस समाज जैसा होगा। तो व्यक्ति कैसा होता है, ये समाज निर्धारित करता है। व्यक्ति वही करता है जो समाज उसे करने के लिए विवश करता है। हमें लगता है दोस्तों आपको आत्महत्या के चारों प्रकार समझ में आ गए होंगे, और मैंने कोशिश तो की है आप तक चीजें पहुंचाने की। बाकी आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उनको ग्रहण करें, अच्छे से समझें, अपना दिमाग यहाँ पर लगाएं। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने बताया कि उन्होंने 11 देशों का अध्ययन किया, द सुसाइड बुक थी जो 1897 में आई है। 26,000 आत्महत्याओं का अध्ययन किया। यहाँ पर मैंने उनकी परिभाषा बताई, और उन्होंने 26,000 आत्महत्याओं के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले हुए, और फिर हमने 4 प्रकार की आत्महत्याएं बताई, और एक ग्राफ भी बताया मैंने। और इसके बाद मैंने इन पर क्रम से पूरी चर्चा की। हमें उम्मीद है कि हम आप तक अपनी बात पहुंचा पाए होंगे। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।